दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी अनहोनी हुई है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होती हैं, या तो इंसान का शक, या गुस्सा, या फिर उसकी मानसिकता। और इन तीनों के चलते इंसान कर बैठता है एक ऐसी वारदात जो दूसरों के लिए या तो सीख बन जाती है या बन जाता है डर। सतर्क भारत में मैं आपके साथ साझा करूंगा क्राइम के कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, तो देखना ना भूलें सतर्क भारत, सिर्फ देश रोजाना पर। वेलकम टू देश रोजाना। मेरा नाम है किरण और हमेशा की तरह मैं फिर से आप लोगों के लिए एक क्राइम की स्टोरी लेकर आया हूं। हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम हमेशा होता ही रहता है और उसके पीछे की वजहें कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें जानकर हमें लगता है कि ये तो कोई वजह हुई ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसी है। कहानी पर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आजकल की जो हमारी जनरेशन है या आजकल का जो हमारा ट्रेंड कह सकते हैं या जो लाइफस्टाइल है, उसमें लव मैरिज करना एक बहुत आम बात है। आज से 10-12 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, लोग जल्दी से नहीं मानते थे। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली ये एक कॉमन चीज़ हो गई कि लव मैरिज करते हैं दो लोग आपस में, जो अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद, उसके बाद जब लव मैरिज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लव मैरिज सक्सेसफुल भी हो जाती है, कई बहुत अनसक्सेसफुल रहती हैं। उसके पीछे का रीज़न होता है कि एडजस्ट नहीं हो पाता। जैसे जैसे प्यार का बुखार उतरता है, चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो उनका अंजाम इतना ख़तरनाक होता है, खौफनाक होता है कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाती है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही लव स्टोरी की जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। ये कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक गांव है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में एक घर में कुछ लोग रहते थे, बड़े खुशहाल थे, अच्छे से रहते थे, एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। घर में मुखिया शंकर कुंभारे रहता था, उनकी बीवी विजया कुंभारे, उनकी बेटी, उनका लड़का, बहू और सारे लोग बड़े खुशी से रहते थे, एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे थे और जिंदगी अच्छे से चल रही थी। फिर अचानक एक दिन शंकर कुंभारे एक बीमारी से पीड़ित हो गए। एक बड़ी अजीब सी बीमारी थी। हाथ पैरों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, थकावट सी महसूस होना, कुछ अच्छा ना लगना। अब ये बीमारी बड़ी अजीब थी, लेकिन घर वालों ने सोचा कि चलो मौसम में बदलाव है, मौसम की वजह से, और अमूमन ऐसा होता भी है, मेरे आपके हम सब के साथ ऐसा होता है। कई बारी बॉडी में पेन रहता है, हम थक जाते हैं, दिन भर की स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद भी हम लोगों को थकावट हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, ये नॉर्मल है। फिर 2-4 दिन बीत गए, लेकिन कुम्हारे को कोई उसमें मतलब ठीक नहीं हुए। अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा उनका दर्द। तो घर वालों ने कहा कि भाई नहीं, इनको तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर्स ने वहाँ चेक किया। तो अब डॉक्टर्स हैरान कि इन्हें तो कोई बीमारी समझ ही नहीं आ रही, क्या बीमारी है। लेकिन फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो है वही पेन किलर टाइप की दवाइयाँ उनको दे दी कि भाई ये खिला के देख लो, आराम मिल जाए तो। बाकी मेरी एडवाइस यही है कि आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो उनका परिवार उनको बड़े हॉस्पिटल में लेकर चला गया, सरकारी अस्पताल में। अब सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ के डॉक्टर्स को भी उनकी बीमारी ना पकड़ में आए कि क्या बीमारी है, किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ से भी उनको थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी और उन्हें रेफर कर दिया नागपुर के लिए। अब कुम्हारे जी एडमिट थे वहाँ पर शंकर। तभी उनके कुछ दिन बाद उनकी जो घरवाली थी विजया कुम्हारे, उनको भी सेम सिम्टम्स, हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द, थकावट, बॉडी पेन, कुछ अच्छा ना लगना, उनको भी यही सिम्टम्स। तो उसी प्रोसेस से उनको भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही थी, उनका इलाज चल रहा था। तभी फिर उनकी जो बेटी थी, उस बेटी को भी यही सिम्टम्स हो गए। बेटी को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वो भी उसी हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर्स इस चिंता में थे कि ये बीमारी आखिर है क्या जिसको हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये सारी चीजें चल रही थी कि तभी 20 सितंबर 2023 को कुम्हारे अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और वो सबको छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब ये अचानक से जो ये बीमारी लगी, एक ये रहस्यमयी बीमारी जिसका ना कोई नाम है, ना कोई अता है, ना कोई पता है,
उसकी वजह से विजय कुम्हारे मर गए। अब उनको जो है अंतिम संस्कार, विदाई वगैरह सब हुई। अब इस गम से वो परिवार वाले जूझ पाते, तब तक विजया ने भी अपनी सांस तोड़ दी। विजया जी की भी, जो उनकी धर्म पत्नी थी विजया कुम्हारे, उसकी भी डेथ हो गई। अच्छा, इसी दौरान इन सब के बीच में विजया कुम्हारे की जो बहन थी, यानी कि शंकर कुम्हारे की साली, उसको भी अजीब से सिम्टम्स हुए, और उसके साथ साथ उसके एक बच्चे को भी ये सिम्टम्स हुए। वो भी हॉस्पिटल में भर्ती। अब डॉक्टर्स पूरी जी जान लगा चुके थे, लेकिन उन्हें यह पता लग ही नहीं पा रहा था कि ये बीमारी आखिर में है क्या। अब किसी भी चीज का इलाज हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता हो कि आखिर ये बीमारी क्या है, या कुछ भी है। बस सिम्टम्स पता है कि हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन है, थकावट है, ये सिर्फ सिम्टम्स पता है। इसके अलावा कुछ नहीं पता क्या बीमारी है, क्यों है, किस वजह से हुई है, क्या इसका इलाज होगा, कुछ भी नहीं पता है। अब पहले विजय कुम्हारे, पहले शंकर कुम्हारे, फिर विजया कुम्हारे, इन दोनों की डेथ हो गई। फिर उनकी बच्ची की भी डेथ हो गई। धीरे धीरे उनकी साली जो थी उनकी भी डेथ हो गई, और साली का जो बच्चा उनकी भी डेथ हो गई। यानी कि एक ही घर के 5 लोगों की डेथ हो चुकी थी। 5 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। अब गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। गांव वाले डर में आ गए। अब चारों तरफ डर का माहौल हो गया कि ये अजीब सी रहस्यमय बीमारी क्या है जो किसी की पकड़ में आ ही नहीं रही है। अब धीरे धीरे जो उनका लड़का था शंकर का, वो दिल्ली में काम किया करता था, दिल्ली में जॉब करता था। तो पिता की जब मौत की खबर मिली तो वो दिल्ली से अपने गढ़ चिरौली वापस गांव आया। गांव आने के बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया तो माँ चल बसी। माँ के बाद उनकी बहन, और उसके बाद उनकी मौसी, उस लड़के की तो मौसी ही हुई वो, उसके बाद मौसी का बच्चा जो है वो। इन सब 5 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। अब एक साथ एक ही घर में 5 डेथ हो चुकी हैं। गांव पूरा सदमे में है, गांव पूरा खौफ में है कि क्या हुआ है। अब सारी चीजें होती हैं और अंतिम संस्कार हो गया, सब हो गया। उसके बाद अब शंकर कुम्हारे का लड़का वापस दिल्ली आ जाता है, अपने काम पे वापस आ जाता है। अब यहां आने के कुछ दिन बाद अब इस लड़के को भी सेम सिम्टम्स होते हैं। उसे भी यही लक्षण, हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द, बॉडी पेन, घबराहट होना, उसको भी सेम सिम्टम। अब वो जाकर खुद को, मतलब अपने भाई को बताता है, और गांव में जो भी रिश्तेदार वगैरह बच्चे हैं उनको बताता है कि मेरे को भी यही हो रहा है। अब डर इस चीज का, क्योंकि वो इसका रिजल्ट देख चुका है कि ये सब क्यों, मतलब इस सब की वजह से ये क्या हुआ है। इसका लास्ट स्टेज है डेथ। अब वो घबरा जाता है और खुद को जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा लेता है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी बीच खबर आती है कि उस लड़के का, या कहूं शंकर कुम्हारे का दूर का एक रिश्तेदार जो अंतिम संस्कार की सारी क्रियाओं में आया था, घर जाने के बाद उसको भी सेम सिम्टम्स, और उसके साथ जो उसका ड्राइवर आया था उस ड्राइवर को भी सेम सिम्टम्स। अब ये अजीब सी रहस्यमय तरह की बीमारी जो है ये पूरी तरीके से फैल चुकी थी। इसी बीच एक और खबर आई कि वो जो उनकी बहू है, जो घर में बहू है, जो दिल्ली लड़का रहता है उसकी घरवाली, उसके मामा को भी यही सिम्टम्स। अब वो भी हॉस्पिटल में एडमिट। अब 5 लोग जान गंवा बैठे, 4 लोग हॉस्पिटल में। अब देखिए होता क्या है कि जो गांव टाइप के एरिया होते हैं ना, ये थोड़े जो बैकवर्ड टाइप में एरिया में जो होते हैं लोग, वहां पर ना ये चीजें ज्यादा हो, भाई बिलीव किया जाता है कि भाई जादू टोना, झाड़ फूंक। तो लोगों को अब ये भरोसा होने लग गया, ये बिलीव होने लग गया कि अगर ये कोई बीमारी नहीं है तो पक्का कोई जादू टोना है। किसी ने इनके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर बदला लेने के लिए या अपने किसी भी भावना से उनके ऊपर या तो जादू टोना करवाया है, या झाड़ फूंक करवाई है, या हो सकता है किसी काले साए का इनके ऊपर जो है ये सारा प्रभाव है, इनके घर के ऊपर कोई काला साया है। 5 लोग जान गंवा बैठे हैं, 4 वहां पर, टोटल हो गए 9। और ये जो जितना भी ये 5 लोगों ने जो जान गंवाई, ये सिर्फ 20 दिन के अंदर, यानी कि 20 सितंबर से चालू हुआ ये खेल, 10 अक्टूबर तक 5 लोगों की जान ले चुका था। और अब अक्टूबर में ये सारा खेल चल रहा था, जिसमें वो लड़का, उसके दूर के रिश्तेदार, उसका ड्राइवर और उसका मामा, वो सब हॉस्पिटल में एडमिट है। अब गांव वालों में डर इस चीज का कि भाई इनके पूरे परिवार को लपेट लिया इस बीमारी ने, रहस्यमय बीमारी है या कोई जादू टोना है। और अब इसके बारे में अगर हमने बात की तो हमारे घर पे ना आ जाए, अब ये एक अलग प्रॉब्लम। तो
गांव वालों में खौफ फैला हुआ है चारों तरफ, गांव में सन्नाटा है भाई, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और डेली डेली धीरे धीरे कहीं ना कहीं से खबर आ रही है कि भाई आज उसको हो गई, कल उसको हो गई, कल उसको हो गई, ऐसे खबरें आ ही जा रही है। तो अब गांव वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा साहस बांध के वो जाते पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहां जाकर उनको बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे बात है, एक परिवार के 5 लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोई रहस्यमय सी बीमारी है। हमें तो लगता है ये किसी का झाड़ फूक करवाया हुआ है, कोई जादू टोना टोटका है, या फिर कोई काली आत्मा का, किसी काले साए का इनके घर पे प्रभाव है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हाँ इस टाइप के एरिया जो होते हैं, गांव टाइप के एरिया, उनमें सब चीजें होती हैं, जादू टोना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं, दुनिया में सब कुछ है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, वही बात है। तो अब इसके बाद पुलिस वाले तो खैर उन्हें फिर थोड़ा सा वो होता है, डाउट होता है, तो सोचते हैं कि चलो देखा जाता है, देखा जाएगा कि क्या होता है। वो सबसे पहले जाते हैं उन हॉस्पिटल्स में जहां इनकी डेथ हुई थी, वो वहां से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स निकलवाते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखने के बाद पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, क्योंकि इन सब की मौत का एक ही रीजन था, हार्ट फेलियर या फिर ऑर्गन फेलियर, यानी कि या तो उनको दिल का दौरा पड़ा है या फिर शरीर के किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया है, इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। अब पुलिस वालों को यहाँ डाउट होता है, वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं सबको कि भाई ये क्या रिपोर्ट है, ये कैसे पॉसिबल है, एक ही परिवार के 5 लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनका एज ग्रुप अलग अलग है, जिनका जेंडर अलग अलग है, सबको तुम दिखा रहे हो कि एक ही बीमारी से मरे, या तो हार्ट फेलियर या ऑर्गन फेलियर। अब पुलिस वाले पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर कहते हैं कि जी हमें कोई बीमारी मिली ही नहीं, तो अब कुछ तो रीजन देना ही था, तो हमने फिर ये दे दिया हार्ट फेलियर और ऑर्गन फेलियर का। तो पुलिस वालों ने उनको फटकार लगाते हैं कि भाई तुम डॉक्टर हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता तो लगानी चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। तो तभी उनमें से एक डॉक्टर बोलता है कि सर इन सब में एक चीज कॉमन थी। तो क्या चीज थी, तो बोलते हैं कि क्या चीज थी, तो वो डॉक्टर बताता है कि सब के सब जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनके होठ काले थे, थोड़े थोड़े से होठ काले पड़े हुए थे। अब पुलिस वालों के पास एक छोटा सा क्लू था कि भाई ये एक चीज है जिसे हम बेस लगाकर चीजों को ढूंढ सकते हैं। तो अब पुलिस वाले सोचते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, झाड़ फूक का मामला ये नहीं लग रहा है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं और वो सोचते हैं कि अब घर के लोगों से पूछताछ की जाएगी। हम सब जानते हैं भाई, जिस घर में 5 डेथ हो चुकी हैं, 4 लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं और उनको भी वही बीमारी है जिस वजह से वो 5 डेथ हुई हैं, तो घर का क्या माहौल होता है, वहाँ पर तो चिल्लम चिल्ली सारी चीज़ें होती हैं और बिल्कुल एकदम शांत पड़ा रहता है सब कुछ, किसी का कुछ मन नहीं करता, वो आवाज़ नहीं निकलती मुंह से ऐसे में। लेकिन पुलिस वालों की भी क्या मजबूरी है, उनको भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो वो जाते हैं। अब घर में सिर्फ अकेली बहू है, अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उससे कैसे बात की जाए। उन्हें लग रहा है कि भाई अब इनसे बात करेंगे तो वो अपना जो संयम बना के बैठे हैं वो खो ना दें, बट ड्यूटी पूरी करनी है। तो पुलिस वाले अब जाते हैं उस लड़की के पास जो उस घर की बहू है, वो उससे पूछते हैं, वो उससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वालों को एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। सबसे पहले तो ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब इंसान के गले से आवाज़ नहीं निकल सकती, वो जो लड़की है, जो बहू है, वो बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही है, वो बात ऐसे कर रही है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और दूसरा सबसे मेजर जो रीज़न है वो ये कि घर के 9 लोगों की हालत ख़राब है और ये इस घर में ही रह रही है, इसको एक भी सिम्टम नहीं है, ये बिल्कुल हेल्थी है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त खड़ी है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को डाउट होता है, वो उससे थोड़ी सी पूछताछ करते हैं और चले जाते हैं। फिर अब अपनी टीम को लगाते हैं कि भाई अब इस बहू की जो है कुंडली निकाली जाए। कुंडली निकाली जाती है भाई, पहले घर वालों से पूछताछ हुई, कुछ मिला नहीं, तो अब वो उस लड़की की कुंडली निकालते हैं। तो जब उस लड़की के बारे में पूछताछ शुरू होती है, उसकी जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर कुछ अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं जो कि बहुत शॉकिंग होती हैं, बहुत बड़ा सबूत भी होती हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि इस लड़की का नाम है संघमित्रा। संघमित्रा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, ये बात पुलिस को पहले पता लग चुकी थी क्योंकि पढ़ी लिखी बहू थी, उन्हें जानते थे। तो अब वो पता लगाते हैं, लड़की का नाम है संघमित्रा और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ी है और वहां की टॉपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कृषि का या एग्रीकल्चर का उससे क्या लेना देना, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। तो
एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई करते हैं ना, उन्हें बहुत नॉलेज दी जाती है कि फसलों को कैसे कीटों से बचाना है, पेड़ पौधों को कैसे नष्ट होने से बचाना है, खेती कैसे करनी, खेती बाड़ी कैसे करनी है, कीटनाशक कौन कौन से होते हैं और कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स, जहर होते हैं। इनकी सबकी जानकारी जब हम कृषि की पढ़ाई करते हैं तो हमको दी जाती है। हमको मतलब जो भी कोई करता है उनको सबको दी जाती है। तो अब यहाँ पर पुलिस वालों का शक जो है वो थोड़ा सा और गहरा जाता है। अब वो कुरेदना चालू करते हैं तो और थोड़ा पता लगता है कि भाई इस घर की बहू कैसे बनी। तो बताते हैं कि भाई कि अपनी डिग्री टॉप करने के बाद, कॉलेज से टॉप करने के बाद उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का शंकर का लड़का है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं लड़की के घर वाले। लड़के के घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लड़की अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर, यानी कि संघमित्रा अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती है और इससे शादी कर लेती है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं शादी कर लेते हैं। उसके बाद लड़की के जो माता पिता हैं वो इस डर से कि भाई समाज में हमारी कोई क्या वैल्यू रह गई, हमारी नाक कट गई, या हम अपनी बेटी की जो है इस हरकत से शर्मसार हैं, या हमारी बेटी ने हमारा कहना नहीं माना, कुछ भी रीजन की वजह से लड़की के जो माँ बाप हैं वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं। अब ये बात जब लड़की को पता लगती है तो उसे लगता बहुत तगड़ा धक्का कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप ने सुसाइड कर ली। अब उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने गलत तो नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और सब चीज़ें होती जाती हैं। फिर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा सबको। लड़का जो है, लड़का अपनी घरवाली को छोड़कर दिल्ली चला जाता काम करने के लिए। और जब हम बिना शादी, मतलब अनमैरिड होते हैं, हमारी शादी नहीं होती है, कोई भी है, चाहे लड़का है लड़की कोई भी है, हम थोड़ा आज़ाद रहते हैं, हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। लड़की को ससुराल वालों के अकॉर्डिंग थोड़ा खुद को ढालना पड़ता है और रहने सहने, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, इन सब की जो ये चीज़ें हैं इनमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, उसको उनको अपनाना पड़ता है। तो एडजस्ट ही मैं ये वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँगा, इनको थोड़ा सा अपनाना पड़ता है। अब संघमित्रा इन चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाती। अब जब नहीं कर पाती तो फिर आर्ग्यू शुरू हो जाते हैं लोग, मतलब आपस में, परिवार वालों में मनमुटाव शुरू हो जाता है। मनमुटाव फिर झगड़े में बदल जाता है, झगड़ा फिर कलेश हो जाते हैं। तो फिर एक टाइम आता है जब संघमित्रा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिन चीज़ों के लिए मैंने ये शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप ने अपनी जान गंवाई, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब उसके दिमाग में थॉट आ चुका है। अब वो ये सोचते हैं कि अब मेरे माँ बाप की जो आत्मा है उसे शांति तभी मिलेगी जब मैं इन लोगों को उनके पास पहुंचा दूंगी, यानी कि इन सबको मार ना दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरे माँ बाप की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। अब संघमित्रा की वजह से उसके माँ बाप ने अपनी जिंदगी गंवा दी। इसकी वजह से सारे रिश्तेदार उससे कट गए, कोई उससे बात करने को राजी नहीं, सिर्फ उसकी एक मामी। वो मामी उसके पास आती है। अब जो ये मामी है, इसका जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा है संघमित्रा के ससुराल वालों के साथ। तो वो उसके पास आती है, उससे बड़ी अच्छी साठ गांठ बनती है संघमित्रा की, पहले से ही बनती है। तो अब ये वही मामी है जिसका हस्बैंड भी हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो अब जो संघमित्रा अपनी मामी से शेयर करती है कि मामी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से मेरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, जिस वजह से मैंने उन्हें धोखा दिया, मैं उनके अगेंस्ट गई, मैंने शादी की जिन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही हैं। अब मैं बड़ी अशांत, तो मुझे ये चीज़ें काट रही हैं और मेरे मन को शांति अब तभी मिलेगी जब मैं इन सब को ठिकाने लगा दूंगी, मैं इन सबको अंजाम तक पहुंचा दूंगी, मुझे तभी शांति मिलेगी। अब उसकी मामी सोचती है कि भाई ये तो बड़ा सही है, मेरा तो काम बन जाएगा, ये सब मर जाएंगे, जमीन मेरी हो जाएगी सारी, झगड़ा खत्म। तो कहती ठीक है, मैं इसमें तेरे साथ हूँ, क्या करना होगा। अब इन दोनों का एक प्लान बनता है, बड़ा तगड़ा प्लान, खतरनाक प्लान। अब आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि संघमित्रा टॉपर रही है कॉलेज की और उसने कृषि की पढ़ाई की है, और कृषि की पढ़ाई में उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जहर के बारे में पढ़ा है। अब वो एक ऐसा जहर चूज करती है अपने काम को अंजाम देने के लिए जो कि गंधहीन है, स्मेल नहीं है उसकी, कुछ भी उसकी कोई महक नहीं, आप उसको नहीं सूंघ सकते, आप सूंघ के पता नहीं लगा सकते किस चीज की महक है, जो कि रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं है। आप इवन उसे पानी में डालेंगे तो पानी में भी आपको पता नहीं लगेगा कि वो जहर मिला हुआ है, वो टेस्टलेस है।
स्वादहीन है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। आप अगर चीनी खा रहे हैं और उसको चीनी में मिला दिया जाए तो आपको चीनी का ही स्वाद आएगा, उसमें किसी तरीके का कोई स्वाद नहीं है। तो अब संघमित्रा क्या करती है, धीरे धीरे वो अपने ससुराल वालों को बिल्कुल छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, मात्रा में वो जहर उनको खाने में, पानी में, चाय में और जो भी चीज़ें खाने पीने की उनको दी जाती हैं उनमें सब में वो थोड़ा थोड़ा मिलाना चालू कर देती है। अब बाय चांस, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, वो जो शंकर की साली है और उसकी बच्ची वो भी उनके घर आए हुए थे, तो वो उनको भी देना चालू कर देती है। तो अब इन सबको जब धीरे धीरे जहर अपना असर करने लगता है तो धीरे पहले शंकर को बेचैनी होती है, पहले शंकर को सिम्टम्स आते हैं, फिर उनकी घरवाली को, फिर उनकी बेटी को, फिर उनकी साली को, साली के बच्चे को, धीरे धीरे इन चारों पांचों लोगों को सिम्टम्स आते हैं और एक ये रहस्यमय बीमारी जो है वो इनको लग जाती है और एक एक करके ये लोग अपना जीवन छोड़ते जाते हैं, मतलब इनकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। अब पुलिस को ये सारी बात पता चल चुकी थी क्योंकि ऑब्वियसली उनको पकड़ लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। तो पुलिस को ये सारी चीजें जब पता चल जाती है, जहर का नाम पता चल जाता है, तो फटाफट से अब जहां पर वो चारों लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, लड़की का मामा, लड़की का पति और वो दूर का रिश्तेदार, उसका ड्राइवर, तो हॉस्पिटल में पुलिस वाले फोन करके बता देते हैं कि भाई जो तुम बीमारी ढूंढ रहे हो कोई बीमारी है ही नहीं, इन्हें जहर दिया गया है। तो उनके हिसाब से डॉक्टर साहब उसको एंटीडोट देते हैं, धीरे धीरे वो सारे ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आती है, वो जो 3 लोग हैं, वो दिल्ली में रहने वाला लड़का, उनका दूर का रिश्तेदार और वो ड्राइवर, वो तीनों तो बिल्कुल सही है। जो चौथा आदमी है उनका मामा। अब पुलिस वाले जब डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट निकलवाते हैं तो पता लगती है कि उसे तो इस टाइप का कोई सिम्टम्स है ही नहीं, मतलब कि वो नाटक कर रहा है, वो फर्जी में एडमिट है जाके। अब यहाँ पर 2-3 पहलू निकलते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या उसको सच में वो जहर मिला था, उसको सिम्टम्स हुए थे, या दूसरा कि भाई वो नाटक कर रहा था ये दर्शाने के लिए कि भाई सिर्फ इनके घर वालों को नहीं बाकी और लोगों को भी उसके सिम्टम्स हो रहे हैं और भी लोगों को ये बीमारी लग रही है। तीसरा ये कि क्या उसे पता थी इस बारे में, उनके प्लान के बारे में, संघमित्रा और उसकी मामी के प्लान के बारे में पहले से पता थी या बाद में पता थी? उन लोगों ने बताया क्या, बताने के बाद वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ ताकि उनका पर्दाफाश ना हो और लोगों को ये लगे, या फिर वो ये चाहता था कि भाई अगर कल को पर्दाफाश भी होता है तो मैं बच जाऊंगा कि भाई मेरे को भी जहर दिया गया, मैं इनके साथ शामिल नहीं हूं। तो ये कई सारी तिकड़म ऐसी है जो पुलिस वालों को लगा कि ये हो सकती हैं। तो फिर उनको दोनों तीनों को अरेस्ट करके उनको कस्टडी में लिया गया और उनको अकॉर्डिंगली सारी उन पे चार्जेस लगाए गए और वो लोग अब जेल में हैं। तो इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जब रिश्ते खराब होते हैं ना तो वो जो रिश्तेदारों को बहुत अफेक्ट करते हैं। जब रिश्ता कोई भी खराब होता है तो वो अपने साथ बहुत से लोगों को ले डूबता है और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। संघमित्रा का रिश्ता उसके ससुराल वालों के साथ खराब हुआ। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक एंगल और भी है। लड़का दिल्ली में जॉब करता है और लड़की महाराष्ट्र में है, एक गांव में। ये मेरे को एक पॉइंट ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए था। या तो वो लड़का अपनी वाइफ को अपने साथ दिल्ली लेकर आता, ऑब्वियसली बिकॉज क्योंकि वो अपने माँ बाप को खो चुकी है, और अगर खुद दिल्ली में रहता है तो उसको वहां क्यों छोड़ रखा है भाई। कितना भी चाहे वो हो जाए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सास में और बहू में थोड़ी बहुत खटास हमेशा आती ही है। लेकिन अगर वो उसे दिल्ली अपने साथ रखता तो शायद ये चीजें ना होती। वो वहां के लाइफस्टाइल में बिजी हो जाती, अपने हस्बैंड के साथ लगी होती, जॉब कर रही होती, कहीं पढ़ी लिखी थी भाई, पढ़ी लिखी तो कहीं जॉब कर रही होती, तो उसके दिमाग में सारी चीजें आती ही ना। तो कई एंगल हैं इस चीज के जो मेरे हिसाब से ऐसे हैं। लेकिन फिर भी इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जब कोई रिश्ता हमारा खराब होता है तो कितना नुकसानदेह होता है। तो एक छोटी सी भूल ने, अब ये भूल लव मैरिज करना हो या लड़के का लड़की को अपने साथ ना ले जाना हो या लड़की का एडजस्ट ना करना हो, उसके परिवार वालों को सुसाइड करना हो, एक छोटी सी भूल की वजह से इतनी सारी जिंदगियां चली गई। वक्त रहते उन लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन जो चले गए उनका क्या है। तो रिश्तों में खटास जब आती है ना तो बहुत नुकसानदेह होती है। बाकी आप समझदार हैं और ऐसी कहानियां मैं क्राइम की आप तक इसलिए लाता हूं सतर्क भारत में, ताकि हम लोग इन चीज़ों से सीख सकें, हम इनसे सीख सकें कि कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं और कैसे कैसे हम उनसे बच सकते हैं। और एक चीज़
कि क्रिमिनल या क्राइम कितना भी वो ना बड़ा हो, शातिर हो, वो कानून के हाथ जरूर लगता है। कोई भी आपको किसी भी किस्से को उठाकर देख लेंगे तो कानून के हाथ वो जरूर लगता है। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए वीडियो। और अभी हाल ही की 2023 की ये घटना है, सितंबर अक्टूबर की, और 5 लोग अपने जीवन गंवा बैठे और बहुत जल्दी इसको सोल्व कर लिया गया क्योंकि पुलिस ने एक्शन लिया। अगर पुलिस देरी करती तो शायद ये नहीं सोल्व होता और भी ना जाने कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश रोजाना के ऐसे ही और भी सतर्क भारत तक के एपिसोड आप तक आते रहेंगे। आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, हमारा परिवार बढ़ रहा है, आप हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ रेडियो रोजाना और देश रोजाना की एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे।